आप देख रहे हैं जीएनएन डिजिटल और मैं हूं उमर बशीर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाक भारत जंग के बाद जो चाइनीज टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान के एयरफोर्स ने अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए जिस तरह उसकी इंटीग्रेशन की है, आज चाइना के एयर चीफ ने आके उसकी बड़ी तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान से ये सीखना चाहते हैं। इट्स अमेजिंग फॉर अस। और हैरानकुनी की बात ये है कि चाइनीज सीखना चाहते हैं पाकिस्तान से। ये कैसे है? तो मेरे साथ राव अवैस साहब मौजूद हैं, इस पे बड़ी ग्रिप रखते हैं और इसके साथ बात करेंगे कि J-35 और मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड भी सीखना चाहता है इंडिया से कि अच्छी टेक्नोलॉजी की किस तरह मार चोदी जाती है, वो इंडिया सिखाएगा। कभी खबर आती कि पाकिस्तान नहीं खरीद रहा, लेकिन अब जो मुझे इतलात मिली है उसके मुताबिक शायद पाकिस्तान खरीदने जा रहा है। तो इसकी हकीकत क्या है? क्या पाकिस्तान खरीदेगा और क्या उसकी जरूरत भी है कि नहीं है? और उसके साथ बात करेंगे कि एक अहम मिसाइल की जो पाकिस्तान अमेरिका से शायद लेने जा रहा है, उसको कहते हैं AIM 120D। गालबन राव साहब 120D, तो क्या पाकिस्तान वो इंडिया के लिए खरीद ले? राव साहब इसके ऊपर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। राव साहब, कहाँ से शुरू करें? चीनियों को सिखाने से शुरू करें या मुझे बड़ी हैरत या भारत को सबक सिखाने से शुरू करें? सर, सबक तो हमने सिखा दिया है, लेकिन पहले हम ना इस बात पे आते हैं कि जो वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से सीखना चाहते हैं। अब मुझे इस बात की बड़ी हैरानी हो रही है कि जो उन्होंने आज पर्टिकुलरली एक प्रेस रिलीज जारी की और उसके वर्ड्स क्या है कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस सिस्टम। अब चाइनीज वेपन से हार्डवेयर चाइना का था, लेकिन एयरफोर्स पाकिस्तान की थी। और उसके साथ साथ जिस तरह वो चिश्ती साहब कह रहे हैं कि ब्लॉक 3 के JF-17 जो थे, हम उनमें भी कुछ ना कुछ मीनाकारियां करते रहे, कुछ उसके अंदर मजीद एडिशन करते रहे। तो जो ब्लॉक 3 है वो बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। शायद चाइनीज को तो इल्म होगा इस चीज का, लेकिन ऐसा क्या था जो आज उनके एयर चीफ कह रहे हैं? देखें, एक चीज आपको समझने की जरूरत है। आप जब जंग हो रही थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो भारत के एक जनरल ने ये बयान दिया था कि अगर हथियार चीनी हो और फौज पाकिस्तान की हो तो ये बहुत ही लीथल कम्बिनेशन। अच्छा। और ये लीथल कम्बिनेशन क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान 75 सालों से सिर्फ जंग में ही कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। कभी रशिया से लड़ रहा है, कभी अफगानिस्तान से लड़ रहा है, कभी इंडिया से लड़ रहा है और मुख्तलिफ जगहों पे इनसाइड टेररिज्म भी फेस कर रहा है। वो एक प्रिपरेशन थी। आप ये देखें कि पाकिस्तान की एयरफोर्स का नाम पूरी दुनिया के अंदर है। ये अमेरिका के बाद कहा जाता है कि टॉप ऑफ द लाइन जो पायलट्स हैं वो पाकिस्तान के पास है। इसी एयरफोर्स ने इसराइल के त्यारे अरब इसराइल जंग के अंदर तबाह किए। इसी पायलट्स ने, इन्हीं एयरफोर्स ने रशिया के 9 से 10 त्यारे 80 की दिहाई में, जब वो सोवियत यूनियन आया हुआ था अफगानिस्तान, उस वक्त तबाह किए। और इंडिया के तो आपको पता है हम चलते फिरते तबाह कर देते हैं। अब हम नहीं भी करें तो वो खुद ही गिरा गिरा के अपने त्यारे खुद तबाह कर देते हैं। अब ये जो सारा शोर मचाया जा रहा है पाकिस्तान में, जब ये बताया गया था कि राफेल को तबाह कर दिया गया है, तो उसके बाद जो हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर थे उन्होंने कहा था कि ये सिलेबस के तौर पे अब आगे स्ट्रेटजी में पढ़ाया जाएगा। अच्छा। अब वही सबक पढ़ने के लिए चीनी हमारे पास आए हैं। अच्छा। कि हथियार तो हमारे थे, लेकिन आपने ये क्या कमाल कर दिया, जरा हमें भी सिखा दें कि हमने ऐसी कैसी क्या बना दिया था कि हमें नहीं पता चला और आपने राफेल फड़का दिए। राफेल वाले पूरी दुनिया में भागे फिर रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, जो त्यारा कभी ना गिरा था वो पाकिस्तान ने गिरा दिया। 2001 से जब से वो सर्विस में है तब से लेके दिस वाज द फर्स्ट वन। जी। अब देखिए, पाकिस्तान ने पहले बता दिया था और पाकिस्तान में जब जंग शुरू होने वाली थी तो एक प्रोमो बना के एयरफोर्स ने जारी किया था, वो टीवी पे भी चला था और उसके अंदर प्रॉपरली मल्टी डोमेन जो सिस्टम है हमारा वार सिस्टम, उसकी प्रॉपर फुटेज थी। और जो जो मिसाइल खास तौर पे मल्टी डोमेन, मादर चाहता हूँ आपको मैंने कट डाउन, व्हाट इज अ मल्टी डोमेन ऑपरेशन? यस, देखें, ये है इंटीग्रेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कैपेबिलिटीज। अच्छा। आप इसको एक लिंक के साथ अटैच करते हैं। इसमें क्या क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपके जितने भी ग्राउंड एसिड्स हैं, यहाँ पे आपके मिसाइल फायर करने वाले जितने भी लॉन्चर्स हैं, यहाँ पे आपके जो रडार हैं ग्राउंड्स के ऊपर, वो लिंक होते हैं एयरबोर्न एसिड्स के साथ। अवैक्स का नाम आपने सुना होगा, जो फिजा के अंदर आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम सारा इंफॉर्मेशन देता है। उसके साथ जो स्पेस के ऊपर आपकी सैटेलाइट है
ये उसके साथ भी लिंक होते हैं। आप अब आपको याद होगा जो इंडिया के नाइब आर्मी चीफ है, उन्होंने कहा है कि जनाब रियल टाइम इंफॉर्मेशन उनके पास थी और वो हमारे डीजीएमओ को हमारी मूवमेंट्स के बारे में बता रहे थे कि आप ये करने जा रहे हैं। उसके साथ इसके अंदर होता है फाइटर जेट्स हमारे, और जो जितने भी कॉम्बैट एसिड्स हैं हमारे, वो सारे के सारे एक लिंक के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है। अब एक त्यारे के अंदर हर तरह की सलाहियत नहीं है। अब हुआ क्या कि आपके जमीनी रडार ने देखा कि ये त्यारे कहां पे हैं, उन्होंने वो डेटा फराहम किया फौरी तौर पे जेट को। ठीक है। जेट ने उस डेटे की बुनियाद के ऊपर के फायर कर दिया 200 किलोमीटर दूर से। उनके देखने से पहले इनको नजर आ चुका हुआ था कि उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स ये हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हाँ, वो उनको भी नजर आ रहा था कि हम यहाँ पे हैं, हमें भी नजर आ रहा था। अब जब मिसाइल फायर किया तो मिसाइल फायर करने के बाद आजकल होता क्या है, आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने फतेह 1 की फुटेज सुबह 3 बजे जारी की 4 बजे, तो वो जो हमारे सिपाही और फौजी थे वो फौरी तौर पे फायर करने के बाद भागते हैं गाड़ी की तरफ। वो इसलिए भागते हैं कि दुश्मन को आपकी लोकेशन का पता चल जाता है कि ये इस जगह से है और वो आपके एसेट्स को तबाह करने के लिए वापस आते हैं। अब त्यारे ने भी यही करना था, उसने फौरी तौर पे फायर किया और वहां से निकल गया। अब वो वहां से तो निकल गया, अब वो मिसाइल वहां पे हो गया लावारिस कि उसने कैसे आगे जाना है। उसको पकड़ा अवैक्स ने, उसके अंदर रेडार भी था, गाइडेंस सिस्टम भी था, ठीक है, और उसने उसको आखिरी मंजिल तक पहुंचाया जिसे राफेल का स्पेक्ट्रा सिस्टम भी पकड़ ना सका। और अब वो मान रहे हैं कि राफेल गिरे हैं, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि जी इंतहाई हाइट के ऊपर था, टेक्निकल फेलियर हो गया। एग्जैक्ट उसी उन 2 घंटों के अंदर ही ये सारे। और इस टेक्निकल फेलियर को बनाने वाला PL-15 था भाई, अभी PL-17 की मैं बात ही नहीं कर रहा, PL-15 था जिसने ये टेक्निकल फेलियर इनका निकाला अपना राफेल का। मामला होने थे, समझने वाले इस चीज को समझती हैं। तो बेसिकली इसको हम ये कहते हैं इन्फॉर्मेटाइज्ड वार, यानी कि जितनी ज्यादा आपको हालात से अवेयरनेस होगी उतना ही ज्यादा आप सही फैसले और फौरी आप वक्ती तौर पे आप उनको फंसा सकते हैं। ठीक है। अच्छा राव साहब, ये अभी जो हमारे यहाँ एक बड़ी चीज डिस्कस हो रही है पाकिस्तान में J-35 के हवाले से, अब चूंकि अगर कंपैरिजन करें हम पाकिस्तान और इंडियन एयरफोर्स का, कि इंडियन एयरफोर्स के पास अप्रोक्सीमेटली कोई 500 के करीब फाइटर जेट हैं, 743 वो कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब वॉर में रिफ्यूलिंग समेत वो ओवरऑल उसका, और पाकिस्तान के पास कोई 340 के करीब है जो फाइटर जेट्स हैं। अब पाकिस्तान में मिराज भी है और जैसे उनके तेजाज हैं और उसमें वो शामिल है। तेजा तो उन्होंने मैदान में निकाला ही नहीं, वो सर 63,000 करोड़ रुपए खर्च करके उसको उन्होंने कपड़ा डाल के छुपा के रखा हुआ है कि कहीं वो उड़ने से पहले वो इससे ज्यादा बदनामी बन जानी थी, बहुत बड़ी बदनामी होनी थी मोदी के लिए। वो सिर्फ उधर गरज गन के लिए, बच्चों को डराने के लिए, बच्चों को बताने के लिए हमारे पास बच्चों का मतलब वो नहीं, वो लंड भक्त जो होते हैं वो राम बढ़वे की पूजा वाले, वो उनको खुश करने के लिए होता है। जैसे राफेल था, राफेल अपना 7 मई से पहले इनके लिए भगवान था, 7 मई के बाद इनके लिए वो बन गया रावण। तो इस तरह पाकिस्तान ये जो टेक्नोलॉजी, अभी तो तेजाज इन्होंने उड़ाया ही नहीं ना, वो उड़ भी नहीं सकता, इंजन ही नहीं, जिस दिन वो उड़ा उसको पाकिस्तान पहली क्रैश करवा देगा लेजर लाइट से, जैसे इनके आम दिनों में गिरते रहते जहाज। हो रहा है हमारा एमका पे भी काम हो रहा है, तेजा पे भी। अच्छा, ये एमका जो है, एमका क्या प्रोजेक्ट है? अभी जो मैं सवाल कर रहा हूँ मेरा ख्याल है उससे कहीं जुड़ा हुआ लग रहा है मुझे कि J-35 जो है वो पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा था जी एक्वायर करना है। क्यों करना है? क्योंकि बैलेंस करने के लिए एयरफोर्स इंडिया और पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान के पास 30-40 के करीब भी आ जाते हैं J-35, तो ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जो एटलीस्ट तादाद में तो नहीं कर सकती, लेकिन एबिलिटी में और शायद अटैकिंग पावर उसके पास अच्छी आ जाएगी क्योंकि वो डिटेक्ट नहीं होता। तो इसके पैरेलल इंडिया ने भी एक अपना शुरू किया हुआ है एमका। अब वो किसी और से शायद ना ले, रशिया के पास भी ना जाए, अमेरिका के पास भी ना जाए, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है या नहीं है J-35? देखिए, पाकिस्तान अगर J-35 लेता है तो वो एलीट 4 एयरफोर्स क्लब के अंदर शामिल हो जाएगा जिनके पास 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट, मतलब अमेरिका, जर्मनी, रशिया, चाइना,
जी जी, उस क्लब के अंदर होगा। अब आप भारत की बदकिस्मती देखिए, बेसिकली आपके सवाल के अंदर काफी सारे सवाल हैं कि वो अपने आप को कहते हैं कि जी हम दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, हम दुनिया की चौथी बड़ी फौज है। ठीक है। अब 13वें नंबर की फौज ने उनकी जो चित्रोल की वो सारी दुनिया के सामने है, और $500 बिलियन के एसेट्स रखने वाली नेशन को जिस तरीके से एक, वो तो मैं बकारी कहते हैं ना, जिस तरह उनकी पिटाई की वो भी दुनिया के सामने है। वो देते हैं लॉलीपॉप अपनी कौम को। तेजा का जो प्रोजेक्ट है 1980 के अंदर शुरू किया, और उसके बाद अभी तक उनके एयर चीफ के बयान आ रहे होते हैं कि हमें डिलीवरियां नहीं हो रही, हमारी सप्लाई चेन इश्यूज नहीं है, हाँ जी, हमें इंजन नहीं मिल रहा। अब मजे की बात आपको बताऊं कि जिस नेशन के पास इंजन नहीं है, जिस नेशन के पास रेडार नहीं है, जिस नेशन के पास स्टील मटेरियल नहीं है कोडिंग के लिए, वो एमका कैसे बना लेगा 5th जनरेशन फाइटर जेट। अब हुआ क्या कि इन्होंने एक अपना इंजन बनाने की कोशिश की, शुरू से फंडिंग करते आ रहे हैं। वो इंजन बना तो वो इंजन इतना थ्रस्ट पैदा कर ही नहीं सकता था कि वो किसी भी फाइटर जेट के अंदर लगे, और वो तेजा के अंदर भी नहीं लग सका। उन्होंने उठा के उसको ड्रोन में लगा दिया कि चलो कुछ तो होगा, क्योंकि ड्रोन ने वापस तो आना नहीं, उसने तो जाना है और खुद का हमलावर बन जाना है। तो ये जो एमका का जो प्रोजेक्ट है, ये आप समझ लें कि ये बड़ा कैरम बोर्ड है, ये जब लेंगे तो लेंगे 12-13 हजार उसके बाद अब ये देख रहे हैं कि अब इनको समझ ही नहीं आ रही कि हम Su-57 लें रशिया से, हम F-35 लें अमेरिका से, हम किससे क्या लें, जबकि पाकिस्तान को पता है कि उसने कहां से क्या लेना है। ठीक है। पाकिस्तान को F-35 जिन शरायत, बेसिकली जब हमें मिला था F-16 तो हमारी नाक की लकीरें उन्होंने रगड़वा दी थी। आज तक हमारे एयर बेस के ऊपर उनके ऑफिसर्स यूएस के मॉनिटरिंग कर रहे हैं उन तैयारों की कि कहीं इसको जो हमारा एग्रीमेंट हुआ हुआ है उसके खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। एग्रीमेंट क्या है? कहीं वो ये है कि जी आपने इसको इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना, आपने इसको सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इस्तेमाल करना है, रशिया के खिलाफ वो हमारे बड़े काम का है। कैसे? देखिए, आप एक बार आपको ईरान के ऊपर हमें मारना पड़ा था ना मिसाइल, तो उसके लिए जरूरी तो नहीं है कि आप GF-17 थंडर से ही मारे, आप दूसरे हथियारों से मार सकते हैं। कल को अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से इंडिया इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, जिस तरह रशिया ने उसको तस्लीम कर लिया है, हालात का पता नहीं चलता, 1 मिनट लगता है। तो पाकिस्तान ने ये स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि उसने वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर अमेरिकी हथियारों को इस्तेमाल करना है, और उसने ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इंडिया के खिलाफ दीगर जो वो चीनी और इधर उधर से जो भी हथियार तुर्किश ले रहा है उनको इस्तेमाल करना है। और अब नेशंस इसी तरफ जा रही हैं कि कल को अगर चाइना का इंटरेस्ट हो गया अमेरिका इंडिया के साथ, तो वो वेपन्स जो है हमारे लिए बड़ा मसला क्रिएट कर देंगे। लेकिन जब चाइना का इंटरेस्ट इंडिया के साथ होगा तो अमेरिका का इंटरेस्ट खत्म हो चुका होगा इंडिया के साथ, उसी वक्त ही ये मामला हो सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस होंगे, और जो जंग होती है उसके अंदर आप ये देखते हैं कि आपके पास कितनी बड़ी इन्वेंट्री है, उस इन्वेंट्री में से हर एक की अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है, और उस हिसाब से आप उन हथियारों को लेके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब आखिरी सवाल कि हमें J-35 की जरूरत है या नहीं है? हमें फौरी तौर पे इसकी जरूरत है। एक बात को समझने की जरूरत है कि भारत की जो फौज है वो 11 लाख कहा ही जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है एक त्यारे के लिए 2.5 पायलट्स अवेलेबल है, जबकि इंडिया के पास 1.5 अरब आबादी वाला वो मुल्क है, एक त्यारे के लिए 1.5 पायलट्स मौजूद हैं जो उड़ते ताबूत, आपको पता है ना। और उसकी वजह भी ये है कि जैसे ही कोई ना कोई अलार्म बजता है उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, वो फौरी तौर पे इजेक्ट करके निकल जाते हैं, त्यारा कहीं और निकल जाता है, वो कहीं और निकल जाते हैं। तो पाकिस्तान को बेसिकली हमने हमेशा उनको अपनी एयरफोर्स से हराया, और ये इसी को ही लीड में रखेंगे। सही।